हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे मोल कंसेप्ट क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर है। अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक है मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन, वहाँ पर जो हमने मोल कंसेप्ट के बारे में स्टडी किया था, अब उसका सॉल्यूशन के अंदर क्या रोल है इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है। अब सबसे पहले हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? सॉल्यूशन के बारे में। क्लियर है। और सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, मिक्सर हम किसको बोलते हैं। क्लियर है। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। क्लियर है। और वहाँ पर वो सब्सटेंस जब मिक्सर बनाते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पर वो क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिंग होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। और कैसा होना चाहिए मिक्सर? होमोजीनियस। उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अपने पास वाटर है, वाटर के अंदर हम क्या डिजोल्व करते हैं? शुगर या साल्ट। तो वहाँ पर शुगर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, जस्ट क्या है, वो एक मिक्सर है। वहाँ पर शुगर या साल्ट वाटर के अंदर क्या हो रही है? डिजोल्व हो रही है। क्लियर है। और कैसा सॉल्यूशन बना रही है, कैसा मिक्सर बना रही है? होमोजीनियस मिक्सर बना रही है। उस होमोजीनियस मिक्सर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। वहाँ पर वाटर और साल्ट या वाटर शुगर रिएक्ट नहीं करते एक दूसरे के साथ। क्लियर है। इसी टाइप के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं? इसी टाइप के होमोजीनियस मिक्सर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। अब होमोजीनियस क्या होता है, हेटेरोजीनियस क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका। क्लियर है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन जो होता है अपने पास, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए होमोजीनियस मिक्सर ऑफ two or more component is called solution, and here all components are non-reacting, यानी कि यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है वो आपस में रिएक्ट नहीं करते एक दूसरे के साथ। क्लियर है। अब बात आती है यहाँ पर एक वर्ड आता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? अब बाइनरी सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, वो दो कंपोनेंट एक दूसरे के अंदर मिक्स होकर क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्लियर। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है? ए होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर, यानी कि जो अपने पास होमोजीनियस मिक्सर है उसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं उस मिक्सर को। बट वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर लिख लेना, दो सॉल्यूशन इन विच ओनली two components are present is called binary solution. It's called binary solution. क्लियर है। अब मान लिया मेरे पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो कंपोनेंट है अपने पास वो क्या है? ए और बी। क्लियर है बात। अब यहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जिस कंपोनेंट की अमाउंट कम होगी उसको हम क्या बोल देते हैं? सॉल्यूट। मान ले यहां पर मेरे पास ए की जो अमाउंट है वो कम है किससे? बी से। तो ए यहां पर क्या कहलाएगा अपने पास? सॉल्यूट। इसको हम क्या बोल देंगे? सॉल्यूट। और जिसकी अमाउंट ज्यादा है सॉल्यूशन के अंदर दूसरे कंपोनेंट के कंपैरिजन में उसको हम क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट। क्लियर है बात। सॉल्यूट क्या होता है? वो कंपोनेंट जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। और सॉल्वेंट
वो कंपोनेंट जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। क्लियर है। तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये चीज़ क्लियर होगी। और मैं किस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अब बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर अपने पास एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है उसको समझते हैं। अब कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने से पहले मैं लिखा देता हूं सोल्यूट क्या होता है जनरली और सोलेंट क्या होता है। द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट is called solute, while other component present in large amount is called सॉल्वेंट। क्लियर है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, किस कंपोनेंट को हम सॉल्यूट बोलेंगे, किस कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट बोलेंगे, ये चीज क्लियर होगी। अब इसके बाद बात आती है कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। स्टडी करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब बात आती है इस कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब क्या है उसको समझते हैं। कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि अपने पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्लियर है। अब यहाँ पर कितने सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, जो चीज इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगी वही क्या कहलाएगी अपने पास, वही टर्म क्या कहलाएगी अपने पास, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म कहलाएगी। मींस हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। जो इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगी वही टर्म क्या कहलाएगी अपने पास, कंसंट्रेशन टर्म कहलाएगी। मान लिया मेरे पास, अब एग्जांपल से समझो इसको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, मान लिया मेरे पास एक भी कोई सॉल्यूशन है, क्लियर, जिसके अंदर ए और बी क्या है, दो कंपोनेंट्स है, यानी कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है। क्लियर है। अब यहाँ पर मान लिया यहाँ पर जो बी है वो क्या है, किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। क्लियर। अब इसकी अमाउंट हमें पता है, यानी कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो कितना है, बट इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर कितना ए प्रेजेंट है, कितना ए प्रेजेंट है। जो टर्म इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगी वही क्या कहलाएगी, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाएगी। क्लियर है। अब इस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए अपने पास डिफरेंट वे है। क्लियर है। यानी कि हम इसको नंबर ऑफ वे के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसको, कंसंट्रेशन। क्लियर है। अब उसको स्टडी करेंगे कि हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितने टाइप से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है। उसको समझते हैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब आपको समझ में आ गया बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, कि अपने पास कोई फिक्स अमाउंट यानी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट लिया। क्लियर है। अब उस सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, क्लियर है, वही चीज क्या कहलाएगी, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाएगी। क्लियर है। और कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट टर्म्स होती है। क्लियर है। उनको स्टडी करते हैं। वी कैन एक्सप्रेस concentration of a solution in number of ways. We can express concentration of a solution in number of ways. फर्स्ट है अपने पास मास बाई मास परसेंटेज। इसको समझना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या है, कंसंट्रेशन टर्म, यानी कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी कि अपने पास कितने सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर।
तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपने पास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? ये किसका फॉर्मूला है? कंसंट्रेशन टर्म क्या अपने पास, मास बाय मास परसेंटेज, जो किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 100। क्लियर है बात? तो ये चीज क्लियर होगी। मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि कितने सोल्यूट के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट अपने स्ट्रेंथ, सेकंड जो टर्म है वो है अपने पास स्ट्रेंथ, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होती है, वो क्या होती है अपने पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये टर्म किसके बारे में बताती है, किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। फॉर्मूला क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है उसका मास किस में लेते हैं हम, ग्राम में, और जो अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है उसको किस में लेते हैं, लीटर। क्लियर है? नेक्स्ट जो टर्म है अपने पास वो है अपने पास मोलरिटी। ये भी क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म, यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में बताती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? यानी कि अपने पास सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, और यहां पर क्या है, कितने, जो अपने पास वॉल्यूम है किसका, सॉल्यूशन का, कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही चीज क्या कहलाती है, मोलरिटी। ये भी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है उसको मैं आपको बता देता हूँ। मोल्स का मतलब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें मोल्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी कि जो मोल्स होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलरिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर? यानी कि कितने मोल्स प्रेजेंट है किसके, सॉल्यूट के, और जो अपने पास सॉल्वेंट है उसका वेट कितना है, वो किस में लेना हमें, किलोग्राम में। ग्राम में होगा तो उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से, और डिवाइड करेंगे तो वहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट जो अपने पास कंसंट्रेशन टर्म है वो है नॉर्मेलिटी। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। अब बात आती है कि यहां पर जो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है ये क्या होता है, इसको समझते हैं। क्लियर है? अब यहां पर जो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको अच्छे से समझना, इसके अंदर डाउट होता है बच्चों को। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो किसके बराबर होता है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट।
क्लियर है। अब बात आती है यहाँ पर ये इक्विवेलेंट गिवन वेट, तो सभी को पता है क्या होता है, यानी कि अपने पास जो सोल्यूट है उसका वेट कितना गिवन है वही क्या है उसका गिवन वेट है। बट यहाँ पर जो अपने पास इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट होता है इसको समझते हैं ये क्या होता है। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट ये किसके बराबर होता है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन n फैक्टर इसको बाद में समझते हैं n फैक्टर क्या होता है, पहले इसको क्लियर करो। नॉर्मलिटी क्या होती है अपने पास किसी भी सॉल्यूशन की, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये सभी को पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यानी कि कितना सॉल्यूशन है और किसके अंदर, लीटर के अंदर। अब बात आती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है उसको समझते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, गिवन वेट सभी को पता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट का वेट है वो कितना है, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, क्लियर है। उसके बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन n फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास सभी को पता है क्या होता है। अब बात आती है यहाँ पर ये n फैक्टर क्या होता है, क्लियर है। अब इसको समझना, n फैक्टर क्या होता है, अगर अपने पास एसिड है तो उसके लिए n फैक्टर क्या होगा कि जो अपने पास एसिड है उसमें से कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकते हैं, यानी कितने हाइड्रोजन उसके अंदर डिस्प्लेसेबल है, वही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या कहलाएंगे, आयंस क्या कहलाएंगे, अपने पास n फैक्टर कहलाएंगे, किसके लिए, एसिड के लिए। अब समझना कि डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन का मतलब क्या है। अब मान लिया मेरे पास एसिड है H2SO4, क्लियर है यहाँ पर। अब इस H2SO4 में से कितने हाइड्रोजन बाहर हो सकते हैं, 2। तो इस एसिड के लिए जो n फैक्टर हो गया वो क्या हो गया, 2, क्लियर है। मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो, हाइड्रोजन का जो मास होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सल्फर का जो मास होगा एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का जो मास होगा, क्लियर है। तो वहां यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, वो चीज क्या है, फिक्स। और जो n फैक्टर है वो कितना है, 2। n फैक्टर 2 का मतलब क्या है, क्योंकि इस एसिड से कितने हाइड्रोजन बाहर हो सकते हैं, कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल है यहाँ से, 2, क्लियर है। जब ये आयोनाइज होगा यानी कि जब इसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये कितने H पॉजिटिव डोनेट करता है, 2 H पॉजिटिव डोनेट करेगा, वही क्या कहलाएगा, इसका n फैक्टर कहलाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर इसके लिए, इस एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, अपने पास मॉलिक्यूलर मास फिक्स है और n फैक्टर तो आपको पता ही है, इसके लिए क्या हो गया, 2 हो गया, क्लियर है। और ये चीज क्या कहलाती है, बेसिसिटी, यानी कि अपने पास जो कोई एसिड है उस एसिड में से कितने H पॉजिटिव बाहर निकल सकते हैं, कितने डिस्प्लेसेबल हो सकते हैं, वही क्या कहलाती है, उसकी बेसिसिटी कहलाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, n फैक्टर, क्लियर है। तो यहाँ पर पता चल गया कि एसिड के लिए n फैक्टर क्या होता है, अपने पास हाउ मेनी H पॉजिटिव आयंस डिस्प्लेसेबल फ्रॉम गिवन एसिड, क्लियर है। वही क्या कहलाएगा, उसका n फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। और वही चीज क्या कहलाती है, उस एसिड की बेसिसिटी कहलाती है, क्लियर है। दूसरा अपने पास n फैक्टर किसके लिए, बेस के लिए। बेस के लिए क्या होगा n फैक्टर, कि अगर अपने पास कोई बेस है, मान लीजिए जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है, उस बेस से कितने OH नेगेटिव आयंस डिस्प्लेसेबल है, यानी कि वो बेस कितने OH नेगेटिव आयंस को डोनेट करता है, जब हम उसको डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर तो वहां पर कितने वो OH नेगेटिव आयन डोनेट करेगा, आयोनाइज करेगा, वही चीज क्या कहलाएगी, उसकी n फैक्टर कहलाएगी। अब जैसे यहाँ पर अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ से कितने OH नेगेटिव आयन डिस्प्लेसेबल हो सकते हैं, 2। तो यहाँ पर इस बेस के लिए बेसिसिटी क्या हो गई, 2 हो गई, क्लियर है। तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी क्या होगी, n फैक्टर क्या होगा, सॉरी इस बेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, अब बात आती है कि बेस के लिए n फैक्टर क्या होगा, उसको समझते हैं। अब बेस का मतलब क्या होता है,
वो सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्लियर है। अब इसके एन फैक्टर का मतलब क्या है कि जो अपने पास बेस है वो उस बेस में से कितने OH नेगेटिव आयन डिस्प्लेसेबल है, वही चीज क्या कहलाती है उस बेस के लिए, एन फैक्टर कहलाती है। यानी कि जो अपने पास बेस है उसकी जो एसिडिटी होगी, कितनी उसकी एसिडिटी है, वही चीज क्या होती है, उसकी एन फैक्टर होती है। यानी कि मान लिया मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, क्लियर है। अब यहां से कितने OH नेगेटिव डिस्प्लेस हो सकते हैं, 2। कितने हो सकते हैं, 2। तो इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा, 2, क्योंकि इसकी जो एसिडिटी है, इस बेस की जो एसिडिटी है वो कितनी है, 2। वही चीज क्या होगी, उसकी एन फैक्टर होगी। क्लियर है। तो बेस के लिए एन फैक्टर क्या होता है, एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, ये चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पर इस बेस के लिए मॉलिक्यूलर मास इसका फिक्स है, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होगा प्लस 2 इंटू जो OH नेगेटिव का जो मॉलिक्यूलर मास होगा। क्लियर है। वो सम करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, तो वो क्या आ जाएगा इसका, इस बेस का इक्विवेलेंट मास। क्लियर है बात। अब बात आती है अपने पास कि साल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होता है। अब सभी को पता है साल्ट क्या होता है। साल्ट क्या होता है अपने पास, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, जैसे NaCl। क्लियर है बात। अब कैल्शियम क्लोराइड है, NaCl है। साल्ट कैसे बनता है, जब एसिड बेस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, या बेस एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो यहां पर अब इस साल्ट के अंदर अपने पास इसके ऊपर कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या आएगा, 2 पॉजिटिव। क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, 2Cl नेगेटिव। क्लियर है बात। तो जो अपने पास मेटल है उसकी वैलेंसी कितनी है, यानी कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा। वही क्या होगा, उसका एन फैक्टर। वैलेंसी का मतलब इस कैल्शियम के साथ कितने क्लोरीन अटैच है, कितने क्लोरीन अटैच है, 2। या फिर इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2। तो वही क्या कहलाएगा, इसका एन फैक्टर। यानी कि यहाँ पर इस साल्ट के लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। और इसके लिए क्या हो जाएगा कि Na पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एन फैक्टर 1। तो इस साल्ट का अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इसका मॉलिक्यूलर मास फिक्स है और किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। इसका मॉलिक्यूलर मास फिक्स है, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1 से। वो इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। गिवन वेट जो भी गिवन होगा उस सॉल्वेंट के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है। तो यहाँ से हम इस टाइप के यानी एसिड के लिए, बेस के लिए और साल्ट के लिए नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। क्लियर है। नॉर्मलिटी समझ में आ गया। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है वो चीज क्लियर होगी। इक्विवेलेंट मास क्या होता है वो चीज क्लियर होगी। एन फैक्टर क्या होता है वो चीज क्लियर होगी, एसिड के लिए, बेस के लिए, साल्ट के लिए। क्लियर है। अब यहां पर अपने पास एक लास्ट टर्म आती है पीपीएम। पीपीएम क्या होता है, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, इसको भी समझते हैं। पीपीएम इसकी फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है। अब पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फिर मैं इसका फॉर्मूला लिखा दूंगा। पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ये जो पीपीएम है, ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, ये हम कहां पर यूज करते हैं, ये हम उस टाइप के सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं जिनकी जो कंसंट्रेशन होती है, यानी कि वो बहुत ही डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होते हैं। डाइल्यूटेड के मतलब उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो लगभग क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। क्लियर। इसको बहुत सिंपल वे में समझना, एक बार आप मेरे को इधर देखो। अब मान लिया मेरे पास यहां पर 1 लीटर वाटर है। क्लियर है बात, 1 लीटर वाटर है। अब मैं इसके अंदर, इस वाटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर 0.001 ml NaCl डिजोल्व कर रहा हूं। जो NaCl डिजोल्व कर रहा हूं, कितना डिजोल्व कर रहा हूं, 0.001 ml। ये क्या वॉल्यूम टर्म है। या फिर मान लो मैं इसके अंदर 0.001 ग्राम क्या डिजोल्व कर रहा हूं, NaCl डिजोल्व कर रहा हूं। तो यहां पर क्या आप इसके टेस्ट के अंदर कोई ज्यादा चेंज होगा, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। क्लियर है। ये क्या है, बहुत ही डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। क्लियर है। डाइल्यूटेड का मतलब क्या है, जहां पर सोलेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा हो, किसके कंपैरिजन में, सोल्यूट के कंपैरिजन में। क्लियर है। तो इस टाइप की, भाई कुछ तो कंसंट्रेशन तो है बट क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए हम जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि कितना पार्ट सोल्यूट का 1 मिलियन के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है। वही चीज क्या कहलाती है, पार्ट्स पर मिलियन। समझ रहे हैं इसको अच्छे से, पार्ट्स पर मिलियन।
यानी कि जो अपने पास सोल्यूट है उसका कितना पार्ट 1 मिलियन पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट है, वही चीज़ क्या कहलाती है, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं पीपीएम। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि इस टाइप की कंसंट्रेशन टर्म को हम किसके लिए यूज करते हैं, किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं, वो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड होते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, उसको देखना। मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ए कंपोनेंट इनटू 10 की पावर 6। इसका मतलब क्या है, मान लें मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर दो कंपोनेंट है ए और बी, और ए क्या है, सॉल्यूट, और मुझे इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। क्लियर है। और यहाँ पर जो ए है वो क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में, नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। एक कंसंट्रेशन तो होगी क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट प्रेजेंट है, बट वो क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इस टाइप की सॉल्यूशन को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में, यानी कि इसका कितने पार्ट इसके 1 मिलियन पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट है, वही चीज क्या कहलाती है, पार्ट्स पर मिलियन। अब यहाँ पर इसका क्या होगा, मास ऑफ ए कंपोनेंट और मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन का जो मास होगा और उसके अंदर ए का कितना मास है, और इसका मतलब क्या है, 10⁶ का मिलियन। क्लियर है बात। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर नॉलेज के लिए बता देता हूँ आपको, जो ये अपने पास पीपीएम है, इसका जो ज्यादातर यूज करते हैं इस कंसंट्रेशन टर्म का, वो कहाँ पर यूज करते हैं, जो अपने एनवायरनमेंट के अंदर, एयर के अंदर जो पोल्यूशन को मेजर करते हैं, यानी जो एयर अपने पास, एयर के अंदर जो पोल्यूशन को मेजर करते हैं, पोल्यूशन का मतलब क्या है, जो हार्मफुल गैसेज अपने पास, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप की गैसेज को कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, पीपीएम। अब यहाँ पर जो अपने पास एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंपैरिजन में जो अपने पास SO2 वगैरह होती है, जो हार्मफुल गैसेज होती है, वो क्या होती है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। सिंपल सी बात, अगर ज़्यादा अमाउंट में हुई तो क्या है, बहुत ही डेंजरियस है, यानी कि उसकी थोड़ा सी भी अगर लेवल इंक्रीज होता है तो किसका काम करना स्टार्ट कर देती है, पोल्यूशन का काम करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर। यानी कि एयर के अंदर जो अपने पास ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, उनके कंपैरिजन में जो हार्मफुल गैसेज है उनकी अमाउंट बहुत कम होती है। अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज होती है तो किसका काम करना स्टार्ट कर देती है, पोल्यूशन का। भाई प्रेजेंट तो होती है, बट यानी कि एक लेवल से अगर नीचे होती है तो पोल्यूशन का काम नहीं करती है, बट अगर एक लेवल से ज़्यादा होगी तो किसका काम करना स्टार्ट कर देती है, पोल्यूशन का काम करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर। तो वहाँ पर जो हार्मफुल गैसेज है उनकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहाँ पर कुछ इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं मोलरिटी इक्वेशन, नॉर्मलिटी इक्वेशन, इनको समझते हैं। क्लियर है।